अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी जंग जो है अब तीसरे हफ्ते में दाखिल होने वाली है। आज 14वें रोज क्या कुछ हुआ, ईरान की तरफ से भी जो अमरीकी मुख्तलिफ जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया, इसराइल के खिलाफ भी हमले किए गए। दूसरी तरफ इसराइल और अमरीका की तरफ से भी ईरान के खिलाफ बदस्तूर हमले जारी हैं। और आज की अगर आप दो तीन बड़ी हाईलाइट्स देखें तो उसमें अमेरिका का जो एक रीफ्यूलिंग तैयारा है वो इराक में गिर कर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में कम से कम 4 जो अमरीकी फौजी हैं वो मारे गए हैं। और सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जो अमेरिका ने प्रोवाइड किए हैं, जब से इस जंग का आगाज हुआ है तो अब तक 11 अमरीकी फौजी जो हैं वो इसमें मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ जो डिप्लोमेसी है उसकी भी ऑब्वियसली जो एफर्ट्स हैं वो हो रही हैं। और ख़ास करके जो रात गए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हंगामी दौरा किया था सऊदी अरब का, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी उनकी वहाँ पर मुलाकात हुई है और फोकस इसी रीजन की जो टेंशन है उसी के ऊपर था। इस पर आगे चल के बात करेंगे कि असल पाकिस्तान का इस वक्त रोल क्या है, पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है। लेकिन आई थिंक सबसे पहले जो अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो शहबाज ये है कि एक तो कल पहली मरतबा जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खamenei, उनकी तरफ से एक रिटन स्टेटमेंट सामने आया। ये इंपॉर्टेंट है कि जब से उनकी आती हुई है या उनका इंतखाब किया गया, ना तो वो पब्लिकली मंजर-ए-आम पर रहे हैं, ना उनका कोई ऑडियो पैगाम सामने आया है। लेकिन जो रिटन स्टेटमेंट भी उनका सामने आया है उसमें बड़ा क्लियर है कि ईरान की जो अप्रोच है उसकी पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि ईरान जो अपनी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखेगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को भी बंद रखेगा, और एट द सेम टाइम जो बाकी जो इम्प्लीकेशंस भी हैं कि जहाँ जहाँ अमरीकी मिलिट्री बेसेस हैं, बेशक वो गल्फ कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, उनको भी वो निशाना बनाता है। कामरान, ये सबसे जो अहम उनके पॉइंट्स उसमें ये 2 पॉइंट सबसे बड़े हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो वो बंद रखेगा, और उसकी बुनियादी वजह ये कि आप जो एक स्ट्रेटेजिक वॉर से ये इकोनॉमिक वॉर हो चुकी है और इसकी वजह से पूरी दुनिया की जो इकॉनमी वो अंडर प्रेशर है। इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं वो सबके सामने है। जिस तरीके से फ्लक्चुएशन हो रही है, 1 घंटे के अंदर अंदर $20 फी बैरल कीमत या ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ये वॉर टाइम के अंदर ही ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। उसका नुकसान पाकिस्तान में भी हो रहा है, बाकी दुनिया को भी हो रहा है। और सबसे अहम चीज़ जो खित्ते के ममालिक के अंदर जो यूएस बेसेस है उसके ऊपर हमला करना, एक चीज़ उसके अंदर जो डेवलपमेंट अभी तक है, गालबन कंफर्म कीजिएगा अगर ये बात ठीक है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई लेटेस्ट कोई ड्रोन या कोई मिसाइल अटैक ईरान ने कल एक जब प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे तो उन्होंने कई ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट किए हैं। जो उनकी वजारत दिफा थी उन्होंने जो स्टेटमेंट्स जारी किए थे, तो आज का अभी तक नहीं पता, लेकिन कल इवन जब प्राइम मिनिस्टर वहां पर जा रहे थे तो स्टिल अभी तक वो इंटरसेप्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल, अभी तक वो फायर कर रहे थे। तो ये, और तीसरी बात जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से धमकी है कि पूरे खित्ते को आग में आग लगा देंगे, तो ये सारी चीज़ें चीज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं कि इरानियंस जो हैं वो उस स्टेज पे चले गए हैं जहाँ पे उनकी जो टॉप लीडरशिप को जब एलिमिनेट किया गया तो उनके पास शायद वो चॉइसेस नहीं बची थी इसके कि जो उनके SOP से उन्हें ट्रिगर किए, इस वक्त वो फुल एक स्केल वॉर के ऊपर जा चुके हैं। बट जो आप खित्ते में एफर्ट्स की बात कर रहे थे, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो विजिट है उसके हवाले से, ये विजिट कितना अहम है, क्योंकि इससे पहले जो ईरान के सदर थे उनकी तरफ से भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने रशिया की और पाकिस्तान की जो एफर्ट्स है इस डीएस्केलेशन के हवाले से उसको एक्नॉलेज किया। तो क्या ये एफर्ट्स अभी तक किस स्टेज के ऊपर, उसमें कितनी उम्मीद है कि ये जो है वो कामयाब हो जाएंगी? देखें, इसका बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक तो पस मंजर यही है कि जो कल प्राइम मिनिस्टर और ये हंगामी दौरा था, इससे पहले गैर एलानिया जैसे कहते हैं, उससे 1 रोज पहले उनकी ईरान के सदर के साथ टेलीफोन पर बात हुई थी। और जाहिर है जो बात हुई थी फोकस इसी चीज़ के ऊपर है कि किस तरीके से डी एस्केलेशन करें। और जो डी एस्केलेशन है पाकिस्तान का इस वक्त जो फोकस है, एक तरफ तो अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग हो रही है, दूसरा इस जंग के नतीजे में ईरान और जो गल्फ कंट्रीज के ताल्लुकात हैं वो भी आपको पता है कि खराब है, क्योंकि ईरान ने इन रिटेलिएशन जहां जहां अमेरिका के वो कहते हैं बेसिस मौजूद हैं, वो बेशक सऊदी अरब में हो, ओमान में हो, बहरीन में हो, कुवैत में हो, तो उनको वो निशाना बना रहे हैं। अब पाकिस्तान की जो कोशिश है, पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि कम से कम ईरान और जो गल्फ कंट्रीज के दरमियान ये जो तनाव बढ़ रहा है, ये जो शिद्दत बढ़ रही है, कशीदगी बढ़ रही है, इसको कम से कम किया जाए। तो उनकी टेलीफोन पर बात हुई और उसके बाद बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो ईरान के सदर हैं उन्होंने 3 शराइत वो सामने ले आए कि यस हम भी चाहते हैं कि अमन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि एक तो ईरान के जो हकूक हैं उनको रिकग्नाइज किया जाए। एक्सप्लेन नहीं किया, इन अदर वर्ड्स शायद वो जो ईरान का राइट है टू परसू सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, शायद उसकी वो बात कर रहे थे। दूसरा, अभी तक जंग में जितने नुकसानात हुए हैं उसका अजाला किया जाए
और तीसरा इंटरनेशनल गारंटीज होनी चाहिए कि दोबारा उनके ऊपर हमला नहीं होगा। अब जाहिर है कि ये ऐसी मेरे ख्याल में शराइत हैं जो पाकिस्तान अकेले तो नहीं बनवा सकता, लेकिन इसका मतलब ये है कि शायद अभी ईरान बिल्कुल भी, वो वैसे भी जब मुज़ाकरात होते हैं तो आप मैक्सिमम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। खैर, जो फिर प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए, अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उसमें वाज़े तौर पर दोनों तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि मुश्तरका कोशिशें करेंगे पीस के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो इजहार यकजहती भी किया और यह कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को सपोर्ट करता रहेगा। और क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का आपको पता है कि एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, उससे पहले भी एक स्टेटमेंट आ चुका है जिसमें हम ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इस बात पर गौर भी कर रहे हैं कि मुश्तरका लाएअमल अपनाया जाए ताकि ईरान की तरफ से फायर किए जाने वाले जो ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स हैं उनको रोका जाए, क्योंकि हमारा ज़ाहिर दिफाई मुआहदा उनके साथ है। बट आई थिंक जो मेरी भी पाकिस्तानी ज़राए से बात हुई है, और अगर आप दफ्तर खारजा का भी हैंड आउट देखें जो प्राइम मिनिस्टर के विजिट से पहले उन्होंने कुछ देर पहले जारी किया था, उसमें फोकस इसी के ऊपर है कि ये विजिट उन कोशिशों का हिस्सा है कि खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशों को तेज़ किया जाए। सो डिफेंस हमारा अग्रीमेंट और हमारे जो पब्लिक स्टेटमेंट है सऊदी अरब के साथ हम इज़हार यकजहती कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये मामला इतना आगे बढ़ जाए कि पाकिस्तान को मिलिटरीली इसमें इन्वॉल्व होना इसमें कामरान, अगर आप विजिट जो प्राइम मिनिस्टर का डेलीगेशन उसकी कंपोजिशन को देखें, उसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो आर्मी चीफ का प्राइम मिनिस्टर के साथ होने का मतलब ये, तो क्या ये सिर्फ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की हद तक बात थी या उससे ज्यादा भी बात हो सकती है? क्योंकि एज यू हैव सेड के पाकिस्तान गारंटर है, म्यूचुअल हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, तो ये जो डिस्कशन हुई है अभी इब्तदाई इतलात वहाँ से क्या आ रही हैं? प्राइम मिनिस्टर जो कि वापस आ चुके हैं, तो वहाँ से क्या इतलात आ रही हैं कि क्या सिर्फ डी एस्केलेशन के हवाले से बात हुई है, मीडिएशन का जो रोल था उसके हवाले से बात हुई, जो पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो एक खास दिफाई मुआहिदा है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बात हुई? देखें, जो आपने जिक्र किया कॉम्पोजिशन का, बिल्कुल पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी मौजूद थे, और सऊदी अरब की तरफ से उनके क्राउन प्रिंस के साथ साथ सऊदी इंटेलिजेंस चीफ भी मौजूद थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ना सिर्फ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के ऊपर डिस्कशन हुई होगी, बल्कि मुमकिना तौर पर कि सऊदी अरब के डिफेंस को कैसे बेहतर किया जाए उस पर भी बात हुई होगी। असल में यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि इस वक्त तरजीहात क्या हैं दोनों की। पाकिस्तान बिल्कुल सऊदी अरब को हम सपोर्ट करते हैं और अदरवाइज सपोर्ट कर भी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि हम मिलिटरीली इसमें इन्वॉल्व हों। सऊदी अरब की इस वक्त क्या ख्वाहिश होगी, क्योंकि सऊदी अरब इज अंडर थ्रेट, उनके बकौल उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और हमने उनके साथ एक दिफाई मुआहिदा किया, तो उनकी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान इस वक्त उनकी सिक्योरिटी और सलामती के लिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप ले, ये हम कह सकते हैं। तो इसलिए और बताया भी गया कि जो डिस्कशंस हैं वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड डिस्कशंस थी। इसका मतलब है कि जाहिर है कि काफ़ी क्लासिफाइड किस्म की इंपॉर्टेंट वहाँ पे डिस्कशंस हुई होंगी। ओवरऑल ये मैं आपको बताऊं, मतलब मैं कल किसी जगह पे मौजूद था, तो एक और अहम मुसलमान मुल्क हैं, उनके डिप्लोमेट जो हैं उनसे बात हो रही थी, तो उनका ये इस वक्त मुस्लिम दुनिया में गल्फ और बाकी जो कंसर्न है ईरान को लेकर के, वो यही कंसर्न है कि ये जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया गया है, जिस तरीके से ईरान वो कहता है कि हमारा राइट, क्योंकि यहाँ से मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के जो टारगेट कर रहे हैं, इवन उन्होंने आपको पता है कि सिर्फ गल्फ के अंदर नहीं बल्कि अजरबैजान, तुर्की के ऊपर भी मिसाइल फायर किए हैं। तो ईरान तरदीद तो करते हैं, लेकिन मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि दिस मे बी अ टिपिकल ईरान का प्ले बुक है कि यूजुअली वो करते हैं एंड देन दे डिनाई इट। तो वो कहते हैं किए तो उन्होंने ही है, दे वर टेस्टिंग। अब उसके अंदर इशू ये आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि अगर ये इस तरीके से करेंगे, ईरान का चलें झगड़ा इजराइल और अमेरिका के साथ है, लेकिन अगर पूरे रीजन को इंगेज करेंगे तो फिर रीजन को अपनी कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं ये एक तो शॉर्ट टर्म की जो सऊदी अरब की आप बात कर रहे थे ना, एक शॉर्ट टर्म तो है कि इमीडिएटली थ्रेट को कैसे डील करना है, डी एस्केलेशन के लिए कैसे, फिर जब ये डस्ट सेटल डाउन हो जाएगी, क्योंकि अब एक नई रेड लाइंस क्रॉस हो गई हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ये मुझे लगता है कि उसमें फिर पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जंग खत्म होने के बाद शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क की इसलिए अहमियत बढ़ जाएगी कि अगर गल्फ को अब अंदाजा हुआ है कि हमें डिफेंसिव के साथ साथ ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी चाहिए, क्योंकि ये थ्रेट तो अब इस रीजन में रहेगी, तो उस केस में भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म भी पाकिस्तान और सऊदी अरब कोई इस मामले में जो मामला है वो डिस्कस करें। आपने सही कहा, जिस तरह खित्ते की सूरत हाल चल रही है, गालिबन जो यूएई है सबसे ज्यादा अटैक्स उसके ऊपर हुए हैं। अभी तक गालिबन कोई 1500 से ज्यादा वहां पे ड्रोन उन्होंने मारे हैं, 278 मिसाइल मारे हैं। यूएई की इस वक्त जो रियल एस्टेट की मार्केट है उसमें कोई 1/3 कमी आ चुकी है उसकी वैल्यूएशन में पिछले
सिर्फ 2 हफ्तों में। और कहा यह जा रहा है कि जो पिछले 1 साल का गेन था यूएई की रियल एस्टेट मार्केट में जो बहुत बूम कर रही थी, वो 2 हफ्तों में वो वाइप आउट हो गया। तो ये इन अ वे, ये अब यूएई का आपको पता है उनके पास दो या तीन चीज़ें जिसके ऊपर उनकी सारी इकॉनमी चलती है। उनका टूरिज्म है, उनके ऑयल की उनके जो है ज़खायर है, और तीसरा उनका ये आपकी रियल एस्टेट सेक्टर है। वहाँ पे मोर इम्पोर्टेंटली कि वहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी वाली बात अब तो वो मतलब इसी चीज को वो करते थे, समझिए ग्लोबल कैपिटल है। और ईरान की अगर आप देखें तो ईरान की जो हिकमत अमली है, अब उनके जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जाहिर है कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया, इजराइल ने किया है, तो फिर इसकी कॉस्ट जो है वो पूरे रीजन को और पूरी दुनिया को बेयर करनी पड़ेगी। तो वो शायद ईरान के पास इस वक्त बेस्ट वेपन यही है कि इकोनॉमिक कॉस्ट वो इतनी बढ़ा दें अमेरिका की और उनके इत्तेहादियों की कि अमेरिका फिर मजबूर हो जाए उनकी टर्म्स के ऊपर डील करने को। लेकिन जाहिर है कि ये कोई इतना आसान उस तरीके से अभी बाज़ाहिर लग नहीं रहा, चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। और अगर सदर ट्रंप की भी एक स्टेटमेंट आई है गालिबन कि वॉर इज गोइंग टू एंड सून, और वो ये कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा कोई वहां पे हदफ रहा नहीं जिसको वो निशाना बना सके। वो मेरे ख्याल में एक हफ्ते में 3-4 मरतबा स्टेटमेंट दे चुके हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो हैं तो क्योंकि मार्केट के ऊपर बड़ी नज़र रखते हैं, तो मार्केट खुलने से पहले एक आध ऐसा बयान देते हैं ताकि मार्केट जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रैश ना करें, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो तो ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे कि ये जंग जो है वो इतना जल्द ख़त्म होने वाली है। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा सरप्राइज है, मैं अभी अमेरिकन मीडिया की एक रिपोर्ट ही पढ़ रहा था बेस्ड ऑन जो उनकी इंटेलिजेंस है, और अब उन्होंने किया है कि उन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया रिगार्डिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। उनका ये ख्याल था कि ईरान नंबर 1 पहले तो वो बंद करेगा नहीं, नंबर 2 अगर करेगा भी तो शायद उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने लंबे अरसे तक वो बंद कर सके, क्योंकि हमारे अमेरिका के एसेट्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो उनको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो ये जिस तरीके से इफेक्टिवली अब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है, और अब तक जब से ये जंग शुरू हुई है कम से कम 16 जो शिप्स हैं उनको ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में या पर्शियन गल्फ में निशाना बनाया है। तो इसमें इंडिया और अमेरिका अभी तक नाकाम रहा है। पहले वो ये कह रहे थे ना कि वो स्कॉट करेंगे, एक पहले खबर भी चली, लेकिन बाद में तरदीद आ गई कि नहीं, इस तरह का कोई काम नहीं है। और उनके इतने बैरी बेड़े वहां पर मौजूद हैं, ये दावा कर रहे हैं कि उनकी नेवी को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। येट अगर नेवी ईरान की नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि वहां पर बारूदी सुरंगें भी बिछा रहे हैं, और वो टारगेट भी कर रहे हैं जो उनके शिप्स जिनको नहीं वो गुजरना देना चाहते। तो इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन अमेरिका से अच्छी खासी हुई है, और अब चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि कंट्रोल से बाहर भी हो रही हैं। और ईरान की गेम बड़ी सिंपल है कि ठीक है आपने लड़ाई लड़नी है, लड़ते रहें, लेकिन हम आपको वहां पे हिट करेंगे जहां पे आपको सबसे ज्यादा पेन। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कामरान, कि अमेरिका की रशिया के साथ डायरेक्ट तो कोई नहीं है, लेकिन यूक्रेन के ऊपर हमले की वजह से जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हुई है वहां पे, अब उन्होंने जो रशियन ऑयल है उसके ऊपर भी जो सैंक्शंस है वो लिफ्ट कर रहे हैं। तो मतलब जिस तरीके से बेनिफिशियरी जो है वो रशिया ही होगा डायरेक्टली, और तो कोई नहीं होगा। और उस पर यूरोप में इस वक्त वावेला मचा हुआ है कि ये तो डिजास्टर है बिल्कुल। तो इसलिए सम टाइम होता है कि आपका एक जो फैसला है वो कहते हैं ना कि उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो यू नेवर नो ये हालात अब किस तरफ जाएंगे। बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और पूरी दुनिया के लिए, और पाकिस्तान जाहिर है कि ईरान हमारा नेबर, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद है, और उसके नतीजे में ऑलरेडी हमने एक झटका तो अवाम ने देखा कि जो तेल की कीमतों में बर्दाश्त करना पड़ा, रिकॉर्ड इजाफा हुआ। लेकिन अब अभी कुछ देर पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने उनके तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है कि जो अभी प्राइसेस रिवाइज होनी थी तो उसमें कम से कम खुशखबरी उन्होंने दी है कि फिलहाल तेल की कीमतों में इजाफा जो है वो नहीं हो रहा। बट क्या ये जो पाकिस्तान का फैसला है या प्राइम मिनिस्टर का, हुकूमत का, सस्टेनेबल है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने जो पिछले हफ्ते तेल की कीमतों में मैसिव रिकॉर्ड इजाफा किया था, और वजह ईरान में जो जंग हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो पिछले 2 रोज से मजीद अफवाहें फैल रही थी कि एक और झटका जो है आवाम को मिलने वाला है, मजीद तेल की कीमतों में इजाफा होने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लेकिन उन अफवाहों को कम अज कम आज तक के लिए तो हुकूमत ने उसका दम तोड़ दिया है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि बावजूद इसके कि जो भी इस वक्त हालात हैं, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है कि फिलहाल तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल नहीं किया जाएगा। तो क्या हम कुछ लगा सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट एग्जैक्ट पढ़ देते हैं जो पीएम ऑफिस से नाज़िल रिलीज हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आलमी मंडी में तेल की मजीद कीमतें बढ़ने के बावजूद अवाम से किए गए वादे के मुताबिक इस मरतबा
गौर कीजिएगा, उन्होंने बोला कि इस मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। तो ये एक बात ये कही जो जा रही थी कि जो पिछली दफ़ा ये सारी जो डिस्कशन स्टार्ट हुई कामरान, वो स्टार्ट हुई जब मंडे को इजलास हुआ जिसमें ऑस्टेरिटी और एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स की मंजूरी दी गई। उस इजलास में जिसमें सूबों की भी शिरकत थी, वहाँ पे जो हमारे ज़राए ने बताया, फिर हमने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में रिपोर्ट भी किया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया कि उन्होंने और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। वही चीज़ फिर उन्होंने जब उनका कौम से खिताब था, टेलीवाइज्ड प्री रिकॉर्डेड स्टेटमेंट थी उनकी, उसमें उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में जो कीमतें बढ़ रही हैं उसमें इजाफा वो बहुत नागुज़ीर है, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे कि अवाम के ऊपर जो बोझ है वो पास ऑन ना करे। अब जो सारी इस वक्त जो डिबेट चल रही है वो ये है कि इसी हवाले से इस हफ्ते सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस की एक मीटिंग भी हुई, उसमें उन्होंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन की। अब डिबेट ये चल रही है कि पाकिस्तान ने क्यों ऐसा किया जो दुनिया के खत्ते के दूसरे ममालिक ने नहीं किया। पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने प्रीएम्प्ट किया, उन्होंने आलमी मंडी में जैसे तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू हुई, हमारे यहाँ चूंकि जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, एडमिनिस्ट्रेशन की बुरी हालत है, इनको 4700 सीसी की गाड़ियां तो चाहिए हमारे जो बड़े बैठे हुए सूबों के अंदर ब्यूरोक्रेट्स, बट वो उनकी कंट्रोल उनका जो है होर्डिंग के ऊपर कोई नहीं है उनका किसी किस्म का। तो बल्कि कल वजीर खजाना ने ये स्टेटमेंट दी, वजीर खजाना ने कल सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस में कहा कि जी दो बड़े सूबों के नाम नहीं लिया, दो बड़े सूबे तो एक पंजाब है और एक सिंध है, उन्होंने कहा दो बड़े सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने हमें ये बात कही कि अगर आपने कीमतें ना बढ़ाई होती तो फिर चाहे हम पुलिस के सिपाही को खड़ा कर देते या फौज के सिपाही को खड़ा कर देते, तो ये जो है वहां पे लूट मार पेट्रोल पंप्स के ऊपर शुरू हो जाने थे। ये वजीर खजाना की कल की वैसे बांग्लादेश में आपको पता है ना कि ये हो रहा है, इंडिया में भी कुछ ऐसा हुआ है जहां वहां पे श्रीलंका के अंदर भी कुछ हो रहा है। तो जैसे हमने कहा था कि ये एक अली परवेज मलिक और हुकूमत का ये बड़ा एक अच्छा फैसला था कि उन्होंने कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया था, प्रीएम्प्ट किया था, लेकिन उसके हमारे उस वक्त भी ये ऑब्जर्वेशन थी कि आपने जो पेट्रोल के ऊपर ज्यादा बोझ डाला वो ना डालना चाहिए था आपको। अब इसमें अभी आज की जो सूरत हाल, अभी चूंकि अभी अनाउंसमेंट आई, इसकी ज्यादा डिटेल सामने तो नहीं आई, इसमें देखने वाली चीज ये है कि पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी का क्या रेट है और डीजल के ऊपर रिवाइज पेट्रोलियम लेवी का क्या रेट है। जो पिछले हफ्ते था पेट्रोल के ऊपर 106 रुपए का था, डीजल के ऊपर 55 रुपए का था। तो अगर तो डीजल का रेट पेट्रोलियम लेवी का 55 ही रहता है फी लीटर और पेट्रोल का भी 55 ही रहता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से हुकूमत ने शॉक को एब्जॉर्ब किया है। अगर इन दोनों में से किसी एक का भी पेट्रोलियम लेवी का रेट ऊपर चला जाता है, डीजल का ऊपर चला जाता है, इसका मतलब है कि इनके पास स्पेस थी जो इन्होंने आवाम को पास ऑन नहीं की और खुद उसको रिटर्न के लिए हमारे सामने नंबर्स नहीं है इस वक्त। अभी चूंकि अनाउंसमेंट आई है, इसको हम देखेंगे, इस पे फिर वैसे के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। जरा एक प्रीएम्प्ट करके हमने पहले ही उसमें इंक्रीज कर दी थी प्राइसेस, लेकिन अगर आप जब लास्ट टाइम जब प्राइसेस इंक्रीज किए तो उस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत को $93 हमारा बेंचमार्क क्रूड नहीं है। असल में थोड़ी सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हुकूमत की अपनी गलती है, ये ब्रेंट क्रूड को हर जगह कोट करती है। अब $100 के ऊपर है बैरल जो ब्रेंट क्रूड का है, लेकिन हम लेते हैं सिंगापुर का प्लाट्स, और सिंगापुर का जो प्लाट्स है उसका जो रेट था जब पिछले दफा डीजल की प्राइस थी वो कोई $150 की डीजल की थी ना, ठीक है, ये क्रूड है ना, इसको फिर आपने रिफाइन करना है, तो $150 के ऊपर इसकी प्राइस थी, जो गालबन आज या कल को $168 फी बैरल पे गई है। तो उसमें इंक्रीज आया है पिछले एक हफ्ते के अंदर, बट हमारे पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है। इसमें सिर्फ ये देखने वाली एक चीज नहीं है आपकी प्राइस की के प्राइस ट्रेंड क्या है, इसके अंदर दो तीन और चीजें कल अली परवेज मलिक ने ही स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में ये ब्रीफिंग की थी और उनकी दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी उनका जो, और ये मेरे लिए भी नहीं थी क्योंकि मैं एनर्जी कवर नहीं करता। उन्होंने कहा जो प्रीमियम जो है, एक तो आपको रिफाइंड आपकी प्रोडक्ट मिल गई कराची के ऊपर, फिर उसके ऊपर एक प्रीमियम आप पे करते थे, वो पहले $5 होता था फी बैरल, वो जो प्रीमियम है वो 5 से बढ़कर $20 फी बैरल हो गया है, 4 गुना हो गया है वो। उसमें 3 गुना इजाफा कर वो 4 गुना हो गया बैरल। फिर इंश्योरेंस जो कॉस्ट है, अब इंश्योरेंस कॉस्ट पे कहते हैं जी पहले एक कार्गो की आपकी होती थी $7 लाख, अब कहते हैं वो $70 लाख हो चुकी है। तो हम सिर्फ एक इंडिकेटर को देके अपनी डिस्कशन को अपना फोकस रखते हैं, और हम मेरे लिए भी लर्निंग थी, मेरे लिए लर्निंग हुई, तो हम दूसरों को भी बता रहे हैं कि उसके अंदर आपको और कौन सी चीजें देखनी होती है। फिर उसकी जो फ्रेट की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। इंश्योरेंस $70 लाख होने के बावजूद आपको मिल नहीं रही, क्योंकि ये जो अभी हम बात कर रहे थे, जो अटैक्स हुए हैं उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इंश्योर्ड नहीं कर रही। अच्छा, इसमें एक मैं चीज जो हम पहले वो सऊदी अरब के विजिट वाली ज़ाहिर है कि कोई क्विड प्रो कोई होता है पाकिस्तान के, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी हो तो उसमें पाकिस्तान ने जो गल्फ कंट्रीज थे और बाकी ईरान के खिलाफ जो करारदाद थी पाकिस्तान ने उसमें ऑब्वियसली वोट दिया उसके हक में,
रशिया और चाइना ने एब्सटेन किया। अब उसकी एक वजह यह है कि अगर आप पाकिस्तान को चॉइस करनी पड़े, वैसे तो पाकिस्तान कहता है नहीं करेंगे हम, लेकिन एक तरफ गल्फ कंट्रीज हैं, उनके साथ आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख रहे हैं, जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, दूसरी तरफ ईरान बेशक आपका नेबर है, क्या देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहाँ कम नुकसान है वहां फैसला करने। कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ चीजें आगे कमिट करता है तो सऊदी अरब एक चीज तो इंश्योर कर सकता है कि आपको तेल की सप्लाई और मे भी थोड़ा सस्ता तेल। इज इट अ पॉसिबिलिटी? उनके कुछ शिप्स मेरे ख्याल में उन्होंने आए भी हैं टू मेक श्योर के हमारी जो स्टॉक्स हैं वो ड्राई अप ना। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ डेवलपमेंट हुई अगेन, अली परवेज की ब्रीफिंग थी कल स्टैंडिंग कमेटी में, मैं उसी को रेफर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया ने हमें एक बड़ा जो वेसल है वो प्रोवाइड किया है, बट कहते हैं हमारा मसला ये, अब ये देखिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत होगी, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिन चीज़ों पे स्ट्रेटेजिक नेचर की जो चीज़ें उन पर फोकस नहीं करते। उन्होंने कहा जी बड़ा जहाज़ हम पाकिस्तान की जो कराची की पोर्ट्स हैं, केमाड़ी की और पोर्ट कासिम में दूसरा नाम लिया, लंगरअंदाज नहीं हो सकता। लंगरअंदाज नहीं हो सकता। कहते वो शिप हमने डॉक कर दिया उसको ओमान में, वहां से फिर हम अपने शिप्स बेच के या कोई और छोटे शिप्स लेके वहां से लेके तेल आ रहे हैं। हमारे ये हालत हमारी हो चुकी है। और इसमें एक और जो चीज़ उन्होंने वहां पे डिस्क्लोज की कि पाकिस्तान जो नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है PNSC, उसके पास उन्होंने कहा 5 जहाज हैं और 5 जहाज़ों में से 2 जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सिर्फ फंसे हुए हैं, मतलब वो चूंकि वो ट्रैफिक चल नहीं रही तो वो रुके, तो कहते उसके लिए हम कोशिश करें कि उनको भी रिट्रीव कर लें वहां से, और जब रिट्रीव हो जाएंगे तो आपकी कार्गो से अब बाकी जहाज़ों जो है वो एस्कॉर्ट भी कर रही है। अब जो जंग के देखे ना कौन सी नई चीजें आपके सामने खुल के आती हैं, इसमें जो सबसे बड़ी चीज सामने आई है कि मैरी टाइम आपकी एक एसेंशियल लाइफ लाइन है। अच्छा, जब मैरी टाइम एसेंशियल लाइफ लाइन है, आपकी जो पोर्ट्स है आपकी लाइफ लाइन का उसका हिस्सा है। आपकी पोर्ट की अगर ड्रेजिंग नहीं है, वो वहां पे बड़े जहाज नहीं आ सकते, आपकी पोर्ट जंग की हालत में किसी काम की नहीं है। फिर अगर आपके पास 5 जहाज हैं, अगर 5 जहाज हैं तो आप अपने मुल्क की, अगर इस वक्त जो इंश्योरेंस नहीं मिल रही, आपको फ्रेट नहीं मिल रहा, अगर आपके अपने जहाज होंगे वो इस चीज की परवाह तो नहीं करेंगे ना कि आपको कितना फ्रेट मिल रहा है, आपके जो फर्स्ट आपका जो एसेट है उसको खतरा, वो भी परवाह नहीं करेंगे। वो 5 के 5 जहाज जाएंगे और तेल लेके आएंगे। हमने इसको इग्नोर किया। हमेशा ये जो आपकी सियासी बंदर बांट होती रही है उसमें मैरी टाइम की मिनिस्ट्री जाती रही है, किसको जानी चाहिए किसको नहीं, जब सियासी जमातों की इत्तेहादी जमातें आती हैं तो ये वो सारी चीजें आपकी जो अफेक्ट करती है। बट एक और जो चीज कॉमन, एक कंफ्यूजन भी कल नजर आई कि खैर प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला तो आज अनाउंस हो गया और उसमें उन्होंने बता दिया कि जी कीमतें नहीं बढ़ रही, बट कल सूरत हाल कुछ स्टैंडिंग कमेटी में ऐसी बन गई कि सेनेटर फारूक एच नाइक जो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल किया जी कि बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी कि आप बाकी बातें छोड़े, ये बताएं कि आइंदा तेल की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ेंगी। तो उनका आगे से जवाब ये था कि प्राइसेस आर ऑन द राइज, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अब उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया वो लोकल की बात कर इंटरनेशनल, क्योंकि क्वेश्चन था डोमेस्टिक। अच्छा, वो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी क्योंकि वर्चुअली उन्होंने ज्वाइन किया था, तो बिलाल कियानी जो वहां पे बैठे हुए थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो उनको समझ आ गई कि वो क्या बोले और मीडिया ने उसको पिक कर लिया। तो उन्होंने कहा जी मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं और वो ये है कि उन्होंने कहा जी कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर बात कर रहे थे उनका मकसद इंटरनेशनल प्राइसेस की बात कर रहे, लोकल की नहीं कर रहे थे। उन्होंने फिर पैनिक फैल सकती थी, तो बहरहाल उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि जी हम वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट के साथ करें, वो आज आपने देख भी लिया। एक और जो इसका डेवलपमेंट है जिसको देखने की जरूरत है, और खासतौर पर जो पेट्रोलियम लेवल इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कल आपको प्रोवाइड करें। ये जो मसला है तेल की कीमतें ना बढ़ाने वाला, जो कि नवे प्रिंसिपल फैसला था, ये मामला IMF के साथ भी नाज़िर उठाया जा चुका है और हुकूमत ने IMF को ये बताया कि हम जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं वहां से जो सेविंग होगी उससे हम सब्सिडाइज करेंगे फ्यूल की कॉस्ट को, हम कुछ सर्कुलर डेट नहीं बनने देंगे। बट सवाल यहां पे ये पैदा होता है जो IMF की तरफ से फिर पूछा गया कि वहां से कितनी सेविंग है और फ्यूल कॉस्ट के क्या आपके पास एस्टिमेट्स आ रहे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के, उसका बजट के ऊपर क्या इंपैक्ट है। तो वजारत खजाना के पास कोई इस वक्त कोई हतमी उसका जवाब नहीं था। तो आइंदा आज तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि इस मरतबा हम नहीं बढ़ाएंगे। अगला जो जुमा आ रहा है वो ईद के दिन या ईद से एक दिन पहले आ रहा है, फिर क्या प्राइम मिनिस्टर उस वक्त बढ़ा पाएंगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और IMF का इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ होगा वो देखने वाली बात है। ये वो चीजें हैं जो ओपन है और हम इसको फॉलो भी करते रहेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे जो इस वक्त जंग हो रही है इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर क्या असरात आ रहे हैं, सिवाय इसके तेल के जो हम सब उसको देख रहे हैं, बट जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो किधर जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो हमारे पड़ोस में जंग इस वक्त लगी और पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले रखा है और खास करके दुनिया की जो मईशत है उस पर भी उसका असर पड़ रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर उसका तेल की कीमतों में जो इजाफा है वो असर जो है आना शुरू हो गया है। लेकिन क्या पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी उसका कितना असर पड़ेगा? शहबाज, इंटरेस्टिंगली जो IMF को पाकिस्तानी हुकाम ने ब्रीफिंग दी है
तो उसमें तो इसको सम और द अदर अपेरेंटली हम डाउन प्ले कर रहे हैं कि शायद को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि पूरी दुनिया जो है इस वक्त हिल के रह गई है, सारी दुनिया परेशान है और हम बिल्कुल पड़ोस में बैठे हैं और रिलाय भी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाकी इन चीज़ों के ऊपर करते हैं। तो ये किस बेस के ऊपर जो हमारे माशाल्लाह से फैसला साज हैं या जो सोच विचार करते हैं उनका ख्याल है कि को बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, किस बेस के ऊपर प्रोजेक्ट? एक तो कामरान, आज हमने IMF का जो प्रोग्राम, उसके जो हमारे मुज़ाकरात थे वो ख़त्म हो गए हैं कल, और उस पर हमने बात आज नहीं की। हम चाहते थे कि पहले ये जो सारा जंग की सूरत हाल है उसका राउंड अप दे दें, तो कल इंशाल्लाह IMF के हवाले से डिटेल बात करेंगे। IMF के प्रोग्राम में भी कुछ मसाइल पैदा हो गए और वन ऑफ द रीज़न इज़ दिस जो वॉर की सूरत हाल है, लेकिन ये बुनियादी वजह ये नहीं है, बुनियादी वजह कुछ और, इस पर कल डिटेल में बात करेंगे। बट ये कुछ नंबर्स जो IMF के साथ शेयर किए गए, जिसको बाय द वे IMF ने अभी तक ओन नहीं किया, वो उसके ऊपर उनके सवालात थे और वो चीज़ें वाज़े होना शुरू हो जाएंगी। जो वजारत ख़जाना ने या हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को बताया कि जंग की वजह से पाकिस्तान की जो हालात हैं मुआशी वो ख़राब ज़्यादा नहीं होंगे, हमारे जो अहदाफ है वो भी हम हासिल करेंगे। ना सिर्फ ये वजारत ख़जाना ने बताया बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसका जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने शरह सूद को मेनटेन रखा 10.5%, उसका जो इलामिया आया उसके अंदर भी उन्होंने कहा जी कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो ऑन टारगेट हैं, हम उनको मिस नहीं करने जा रहे। अब ये क्यों कहा गया और क्या नंबर्स बताए गए, पहले इस पर बात कर लेते हैं। पहली बात ये कि चूंकि अब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात आपके करंट अकाउंट का खसारा बढ़ेगा, क्योंकि आपके तेल का जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ जाएगा। तो इन्होंने IMF को ये बताया कि अगर ये जंग ना होती तो हमारे साल का जो टोटल करंट अकाउंट का खसारा था वो $1 अरब होना था, हालांकि हमारे 7 माह में पहले $1.1 अरब हो चुका है। तो जंग की वजह से जो एडिशनल इम्पैक्ट आ रहा है बाकी जो 4 माह रह गए हैं माली साल के, वो सिर्फ $1 अरब आ रहा है। तो उसके बावजूद जंग के पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा है वो $2 अरब होगा। $2 अरब हो जाए मतलब एक्सीलेंट पोजीशन, इसमें तो फिर कोई दूसरी बात ही नहीं है। अच्छा, एक तो ये चीज़ उन्होंने कही। अब इसके ऊपर IMF को क्वेश्चन थे, क्रॉस क्वेश्चन भी उन्होंने किया कि जी आप ये कैसे कह सकते हैं, आपके एस्टिमेट्स कितने किस हद तक ठीक है नहीं है। इसका ऊपर जो वजारत ख़जाना का एक मौक़िफ़ था कि हमारा जो इस साल का जो पिछले साल का जो इम्पोर्ट बिल था वो फूड प्रोडक्ट्स का, उसमें कोई $800 मिलियन इस साल हम कमी करेंगे। उन्होंने कहा जी हमारी पल्सेस की पैदावार बेहतर होगी या कुछ और चीज़ों की पैदावार बेहतर होगी, तो $80 करोड़ जो है या $800 मिलियन उसका हमारा जो इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा फूड का, तो वहां से वो ऑफसेट कर देगा तेल की चीज़ का। जो एक और चीज़ बड़ी अहम है जिसपे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नाज़रीन को बताने वाली है। नाज़रीन, महंगाई, अगर तेल की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर इजाफा हो रहा है तो महंगाई तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ेगी तो उसका फिर इंडिकेटर जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो IMF को ये बताया गया है 2 बातें। पहली बात यह है कि इस साल का जो हदफ है महंगाई का 7.5% जो पिछले साल जून में तय किया था, वो उन्होंने कहा जी अभी भी ब्रीच नहीं होगा, बावजूद जितनी भी हम तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं महंगाई जो है सालाना उसके हदफ से कम ही रहेगी। और एक और चीज़ उनका जो अभी तेल की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर इजाफा भी किया गया, उसकी वजह से महंगाई का जो उसका जो इंडिकेटर है इंडेक्स है उसमें 0.2 से 0.3% इजाफा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बास्केट है जिसकी बेस पे पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स जो है हर महीने मंथली इन्फ्लेशन का नंबर देता है, उसमें उन्होंने कहा जी कि पेट्रोल का वेट ही बहुत कम है। तो आपको जितनी भी महंगाई महसूस हो रही हो, चूंकि वो जो बास्केट के अंदर इसका वेट बहुत कम है पेट्रोल का, बाकी और बहुत सारे उसके अंदर अशिया हैं, तो जो सरकारी तौर पर उस तरीके से कामरान पाकिस्तान में महंगाई नहीं बढ़ेगी। और लास्टली GDP ग्रोथ, उन्होंने GDP ग्रोथ के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ेगा। हदफ हमारा 4.2% था, हम जंग के बावजूद भी हम 4% जो है वो कर लेंगे, हम अपनी जो इकोनॉमी ग्रो करवा लेंगे। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इसमें क्योंकि जंग जो ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान हो रही है उसमें पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं है। अब इन जो हकायक हमारे सामने है, क्या इसकी वजह है, क्या मतलब हमारे जो वाकई दे आर सो श्योर और कॉन्फिडेंट है कि जिसका कोई असर नहीं पड़ेगा, या इसका कोई और पर्पज है कि मतलब IMF को मुतमईन करना है? मतलब वजह क्या है? क्यों IMF को तो पता है पूरी दुनिया इस वक्त शोर मचा रही है, वो कह रही है कि अगर ये जंग तबादत इख्तियार करेगी पूरी दुनिया की GDP बैठ जाएगी, तो हम कह रहे हैं कि जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 2 वजूहात हैं इसकी। एक तो इनका ये ख्याल है कि बावजूद जंग के जो तरसीलात ज़र हैं उसमें इन्होंने कहा जी इजाफा होगा। इनका कहा जी हमारा बजट का तखमीना कुछ $40 अरब था, अब हमें $43 बिलियन हमारी तरसीलात ज़र होंगी, जो कि बजट के तखमीने से भी $3 अरब ज़्यादा। वैसे स्टेट बैंक या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पहले $41 अरब कह रहे थे। तो एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा जो है इनका एक निगोशिएशन का इनका एक टैक्टिक था,
और वो ये था कि अगर हम उनको बताते हैं कि हमारा करंट अकाउंट खसारा बहुत बढ़ जाता है, हम बताते हैं हमारी जीडीपी जो है वो उस तरीके से नहीं है, हम ये भी बता देते हैं आईएमएफ को कि हमारी बरामदात हमारे ख्याल में ठीक नहीं है। अब आईएमएफ अपने भी इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स वो डेफिनेटली देगा, तो उसके बाद फिर आईएमएफ आपको ये कह सकता था कि चूंकि आपको ये सारी चीज़ें खराब हो गई तो फिर आपको करंट अकाउंट खसारा एक लेवल पर तो हो गया आपका, तो आपने रिजर्व्स को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को एक लेवल तक रखने के लिए आपको फिर मजीद नए कर्जे लेने पड़ेंगे। तो इस सूरत हाल में हम चूंकि नए कर्जे ले नहीं सकते, तो हमने शायद जो एक्चुअल पिक्चर थी वो आईएमएफ को बताई नहीं है। और हमारा ये ख्याल है कि वो चीज़ें जो हमने बजट के वक्त तय की थी, जब दुनिया के अंदर अमन था और जो तेल भी था $60 के ऊपर फी बैरल था, वो चीज़ें हमारा ख्याल है कि अब भी वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। चलें, लेट्स सी। अभी तो ये जंग जारी है एंड वी होप कि ये जंग जल्दी उसका खात्मा हो, लेकिन अगर ये जंग जारी रहती है तो जो शहबाज बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो फॉरेन रेमिटेंस है उसमें बिल्कुल इजाफा हुआ है, लेकिन एक मेजर जो सोर्स है हमारा वो गल्फ कंट्री से ही आता है। और खुदा न खास्ता अगर गल्फ की जो मईशत है उसको नुकसान पहुंचता है तो यकीनी तौर पर ये जो फॉरेन रेमिटेंस है, पाकिस्तानी हमारे पैसा भेजते हैं बाहर से, तो उसमें भी फिर कमी वाक़ होगी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बढ़ती कशीदगी है उससे मुतालिक। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल एक खबर आई थी, बैनुल-अक़वामी जो एक इंटरनेशनल वायर सर्विस है उसने खबर दी कि चीन की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शायद कुछ जंगबंदी हो गई है। अब दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के खिलाफ हमले ना करने का फैसला किया है, लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद ही ये इतला आना शुरू हुई कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अफगानिस्तान में एक बड़ी फिजाई कार्रवाई की है और 4 मुख्तलिफ मकामात पर, उसमें जो बताया गया है कि काबुल में जो उनका 313 कोर हेडक्वार्टर है और एक वहां पर जो एमिनिशन डंप था उसको निशाना बनाया। कंधार में बताया जा रहा है कि एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप था उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। फिर कंधार में ही जो एडिशनल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था और उसके अलावा जो वहां पर जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी थी उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। पक्तिया में वहां पर एक टेररिस्ट कैंप था उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। और जो अंडरलाइन मैसेज पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से सामने आया कि अफगान तालिबान के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई उनको ढील नहीं दी जाएगी जब तक वो पाकिस्तान का मुतालबा मान नहीं लेते कि वो इन तमाम ग्रुपों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई नहीं करते। लेकिन खबर इसके अंदर शहबाज ये है कि कल जो चीन के स्पेशल हैं और अफगानिस्तान वो पाकिस्तान के दौरे पर थे, इससे पहले वो काबुल में थे और वहां पर भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक मफाहमत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और काबुल से आने के बाद उनकी मुलाकात पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवाय हैं और अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक साहब से हुई और उस मुलाकात में भी जो मुझे ज़राए ने बताया है कि ज़ाहिर है कि काबुल से जो इनपुट लेकर के आए थे तो क्या अफगान तालिबान के रवैये में कोई तब्दीली है। तो जो मुझे पता चला कि अफगान तालिबान ये चाहते तो हैं कि बातचीत हो, वो चाहते हैं कि बॉर्डर भी रीओपन किया जाए, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के मुतालबात की बात है, पाकिस्तान के कंसर्न्स की बात है, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और जो मोर इम्पॉर्टेंटली चीन, ज़ाहिर है उनकी अपनी एक अप्रोच है, अपना उनका एक वर्ल्ड व्यू है और वो शायद जेन्युइनली भी ये चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट की कि आप बातचीत का दरवाज़ा जो है दोबारा खोलें और अगर हो सके तो बॉर्डर भी दोबारा खोल दें। लेकिन जो मुझे ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान ने बड़ा, चीन को हम इनकार तो नहीं कर सकते बट पोलाइटली हमने चाइनीज़ को बताया कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर अफगान तालिबान के रवैये में कोई तब्दीली नहीं है तो फिर वो बैक टू स्क्वायर वन वो चीज़ें आ जाएंगी। और यही पाकिस्तान की अप्रोच, इससे पहले अगर सऊदी अरब हो या कतर हो या तुर्की हो, ये तमाम ममालिक भी पहले कोशिश कर चुके हैं, शायद अभी भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का उनको जवाब बिल्कुल यही है कि देखें अगर तो अफगान तालिबान हमारा मुतालबा मानने के लिए तैयार हैं तो फिर तो हम वेल एंड गुड, हम आ जाते हैं, लेकिन अगर वो स्टेट ऑफ डिनाइल में है तो फिर हम किसी और का इंतजार नहीं कर सकते, हमने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। और इस वजह से फिर हमने देखा कि ये रात गए भी जो कार्रवाई की गई है और मैसेज अगेन यही है कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। कामरान, पहली बात यह कि दुनिया का कोई भी बड़ा मसला, जैसे अब ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग है, बात जाके बातचीत पर ही ख़त्म होनी है। इसलिए जो रीजनल ममालिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं, बट दो चीज़ें जो दोनों ही अपनी जगह पे अहम है। एक ये कि जो पाकिस्तान ने हमले किए हैं और उसमें जो इस दफ़ा उन्होंने उनकी जो लॉजिस्टिक्स है उनको टारगेट किया है, उनकी ऑयल फैसिलिटीज़ को, और दूसरी
तो वो इटसेल्फ जो पाकिस्तान ने उसको एक्सपैंड किया है अपने जो उसके जहाँ पे वो अटैक कर रहे थे। उसके साथ जो चाइना के बीच में आना, जो कि चाइना पहले भी इसमें स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, चाइना का इसमें एक रोल है और चाइना कोशिश कर रहा है कि रोल इसमें प्ले करे ताकि मामला ख़त्म हो। पाकिस्तान का उसको रिफ्यूज करना पोलाइटली ही सही, बट पोलाइटली मतलब उनको अभी फिलहाल इस चीज़ पे एग्री ना करना, ये अपने इन इटसेल्फ इट्स अ मेजर डेवलपमेंट, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो किसी को उसको बताने की जरूरत नहीं, उनकी जो अहमियत है वो सबको पता है। उस कॉन्टेक्स्ट में अब ये जो डेवलपमेंट है इसका मतलब ये है कि आप क्या समझते हैं, जब हम चाइना को भी हम पोलाइटली हम कह सके हैं कि नहीं तालिबान जब तक तब्दील नहीं होंगे हम हमारे लिए मुश्किल है, टर्किया को भी हम नहीं कर, हमने जो है उनकी तरफ से भी नहीं, गालबन सऊदी अरेबिया ने भी इसमें कोई एफर्ट्स किए हैं, तो पाकिस्तान के एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पाकिस्तान हासिल क्या करना चाहिए। तो ये कि वो कहते हैं जी टोटल अपने आप को डिसोसिएट कर ले, जो कह भी शायद दें कि वो डिसोसिएट कर ले, तो एंड ऑब्जेक्टिव होगा क्या, क्योंकि एक उनका अपना बिलीफ सिस्टम है और उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो सुपर पावर्स को शिकस्त दे सकते हैं, तो पाकिस्तान को वो हैंडल कर सकते हैं। इनफैक्ट जो चीन के खसूसी नुमाइंदे हैं उनको तो उन्होंने गिले शिकवे किया और ये बताया कि जो पाकिस्तान है ये मसला टीटीपी या दहशतगर्दी का, वो रजीम चेंज करना चाहते हैं। चीन के जो स्पेशल एनवाय उनको ये बताया, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि जी हम तो कोई रजीम चेंज करने के लिए नहीं जा रहे, हमारा जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हमने अपने आप को सिक्योर करना है और उसके लिए जो भी इक़दाम हम लेने होंगे वो लेंगे। एंड ऑब्जेक्टिव की शहबाज ने बात की, तो एंड ऑब्जेक्टिव जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कहते हैं कि दो ही ऑप्शन है, या तो अफगान तालिबान जो हम ये कार्रवाइयां कर रहे हैं रियलाइज करें कि अब पाकिस्तान इस सारे मामले को हल्का नहीं लेगा, बैठना चाहते हैं हमारे साथ बैठ जाएं, और उसके लिए जो पहले ही मुतालबा कर चुके हैं कि फिर एक ऐसा मैकेनिज्म होगा, उसमें गारंटर्स होंगे, फिर आपको फैसला कौन कार्रवाई करनी होगी। वो नहीं कर सकते तो आप हमें इजाजत दें, बल्कि जो टीटीपी की लीडरशिप दूसरे लोग वहां पर मौजूद हैं उनको आप हमारे हवाले करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को पता है कि उन्होंने क्या करना है, और उस वक्त तक जब तक हम अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खतरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर लेते तो फिर पाकिस्तान ये जो काइनेटिक ऑपरेशन है वो जारी रखेगा। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।